नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई नोशन में। तो पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं खिलाफत की शुरुआत से पहले। इस टॉपिक तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने हजरत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाओं की बात कर ली थी दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं खिलाफत की शुरुआत के बारे में। खिलाफत की शुरुआत जो है बेसिकली सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया और अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता उम्मा को अंतरित कर दी गई। उम्मा को क्या कर दिया गया? अंतरित कर दी गई। इस प्रकार खिलाफत संस्था का आरंभ हुआ। समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधित्व अर्थात खलीफा बन गया। तो जो ये खिलाफत का शुरुआत जो है वो 632 ईस्वी में उनके पैगंबर मोहम्मद के देहांत के साथ शुरू हो गया था और वहीं पर एक समुदाय नेता जो बना उसको पैगंबर कहा जाने लगा और अर्थात खलीफा बन गया। वो जो पैगंबर के नेता का प्रतिनिधि बना उसको खलीफा कहा जाने लगा। तो खलीफा जो था उसी से वहीं से खिलाफत की शुरुआत होती है। खिलाफत के दो प्रमुख उद्देश्य थे दोस्तों। कबीलों पर नियंत्रण कायम करना जिससे मिलकर उम्मा का गठन हुआ। जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ। तो कबीलों का नियंत्रण जरूरी था, उसके लिए एक खलीफा होना जरूरी था। राज्य के लिए संसाधन जुटाना, जैसे कि वहां की राज व्यवस्था संभालना, इस तरीके से सब चीजों को मतलब सुसज्जित रखना, उसको अच्छे से राज्य को चलाने के लिए एक हेड की जरूरत होती है। तो वो हेड जो था वो खलीफा बन गया और उसी को उस राज्य का हेड माना जाने लगा। तो पहले चार खलीफा कौन कौन थे? पहला जो था वो हजरत अबू बकर, उसके बाद हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। हजरत अली के नाम से जगह भी फेमस है दोस्तों, तो वो भी आप कभी देख सकते हैं। हजरत अली, यू कैन सी दैट, आप सभी देख सकते हैं ही इज हजरत अली। ओके दोस्तों, तो हजरत अली की कुछ बातें थी। ही वॉज द सन, ग्रैंड सन ऑफ पैगंबर मोहम्मद। हजरत अली जो था उनका परपोता था, परपोता बोल सकते हो जिसे। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ही वॉज नॉट अ परपोता, ही वॉज अ सन इन लॉ, दामाद। सन इन लॉ था प्रोफेट मोहम्मद का दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम अगली बात करते हैं प्रमुख चार खलीफा जो थे उनकी बात कर ली। हजरत अली जो था वो कौन था? उनका दामाद था, सन इन लॉ जिसे बोलते हैं। अब चलिए खिलाफत का अंत की बात करते हैं। सन 632 में पैगंबर हजरत मोहम्मद के देहांत के बाद खिलाफत की गद्दी को चार खलीफाओं ने सुसज्जित किया। तो मतलब अलग अलग देखिए, पैगंबर मोहम्मद जो थे वो अकेले एक राज्य को संभालते थे, बड़े से राज्य को पूरा जो था वो इनका उसको संभालते थे। लेकिन जब उनका देहांत हो गया तो चार अलग अलग खलीफाओं ने उसको सुसज्जित कर लिया। चार अलग अलग खलीफाएं कौन कौन से थे? ये हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। तो ये जो था दामाद था। इसी तरीके से उनके रिश्तेदारों ने अलग अलग जगह को अपना कब्जा लिया और बोला कि यहाँ का खलीफा मैं हूँ। ठीक है दोस्तों, अंतिम और चौथा खलीफा हजरत अली की हत्या के बाद खिलाफत को समाप्त कर दिया गया। तो जो ये चौथा खलीफा हजरत अली था इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद ही खिलाफत का अंत हो गया। खिलाफत जो था वो समाप्त हो गया दोस्तों। तो खिलाफत का अंत किसके साथ हुआ? हजरत अली के हत्या के साथ। उसके बाद होती है दोस्तों उम्मयद वंश की स्थापना। इसके बाद किसकी बात होती है? उम्मयद वंश की स्थापना होती है दोस्तों। उम्मयद वंश की स्थापना जो होती है 661 में मुआविया ने की थी। मुआविया, ये नाम आप याद रखिएगा दोस्तों, मुआविया ये नाम। उम्मयद वंश की, उम्मयद राजवंश की जो स्थापना है, जिसने स्थापना की है उसका नाम था मुआविया। इस राजवंश का शासन 750 तक जारी रहा। तो 661 से 750 तक इन्होंने राज किया, शासन किया। 50 में अब्बासिडस सत्ता में आए। तो 750 ईस्वी में क्या हुआ? इनकी राजवंश जो उम्मयद वंश था उसकी जगह पे कौन आ गया? अब्बासिडस, अब्बासिडस सत्ता में आ गए। तो मुआविया, मुआविया जिसने उम्मयद वंश की स्थापना की थी ने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की। तो उन्होंने ही, मुआविया ने ही वंशागत, वंशागत मतलब होता है जैसे मेरा बेटा, उसके बाद बेटा, मतलब इस तरीके से मुआविया का बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस तरीके से गद्दी पे बैठेगा और वहां का राजपाट संभालेगा। और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित की। तो उसको जो अरबी भाषा थी वहां की, उसको उसने प्रशासन की भाषा घोषित कर दिया, जिसको कहते हैं ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज।
तो ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी भाषा को उसने घोषित कर दिया। दमिश्क को राजधानी बनाया गया। दमिश्क और मतलब जो दमिश्क शहर है वहां का, उसको राजधानी बना दिया गया। इस्लामी सिक्के जारी किए गए, इन पर अरबी भाषा में लिखा गया। तो इस प्रकार के कार्य जो थे उमैयद वंश के जब स्थापना हुई 661 में, उसके बाद से इसने ऐसे ऐसे कार्य किए। दमिश्क उसकी राजधानी मानी जाने लगी। दमिश्क को उसने राजधानी बना दिया। अब उम्मयदों का शासन किस प्रकार से चलता था, कितने सालों तक चला? तो उम्मयदों ने क्या किया, दमिश्क को तो अपनी राजधानी बना दिया। दमिश्क फिर 90 वर्ष तक शासन किया। देखिए दमिश्क की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं दोस्तों। ये दमिश्क जो है आज के टाइम में सीरिया की राजधानी है दोस्तों। दमिश्क जो है किसकी राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। उसी को उसने क्या किया था, जब उस उमैयद वंश की स्थापना हुई तो उसने दमिश्क को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था दोस्तों। दमिश्क को सीरिया की राजधानी है। सीरिया के बारे में आप सभी ने सुना होगा, न्यूज में आता ही रहता है। सीरिया जो है, टर्की, ये सारे आसपास ही हैं दोस्तों, इराक इसके आसपास ही है। तो सीरिया का राजधानी जो अभी दमिश्क है, उसी को उसने राजधानी अपनी राजधानी के रूप में घोषित किया था। तथा इसने कितने सालों तक अपना राज किया? 90 सालों तक शासन किया। उम्मयद राज्य अरब में साम्राज्यिक शक्ति बनकर उभरा। फिर उम्मयदों का जो राज्यपाट था वो साम्राज्यिक शक्ति बनकर उभरा अरब में। अरब देशों में जो उम्मयद वंश का राज्यपाट था, जहां चल रहा था, उनका साम्राज्यिक शक्ति बनकर उभरा। वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि यह शासन कला जो थी इनकी, सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। सीरिया देखा आपने, बताया अभी आपको बताया मैंने, दमिश्क जो है आज के टाइम में सीरिया की राजधानी है। तो वहां के जो सीरियाई सैनिक हुआ करते थे, उनके वफादारी के बल पर चल रहा था। आज सीरिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों, लेकिन एक टाइम था जब वहां की हालत बहुत ही अच्छा हुआ करता था। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर भी इस्लाम उम्मयद शासन को मान्यता प्रदान कर रहा था। उम्मयद शासन को इस्लाम मान्यता प्रदान कर रहा था। ये हो गई उनकी शासन प्रणाली। चलिए उम्मयद शासन की उसकी कुछ विशेषताएं बता देते हैं दोस्तों। लिखिए, पॉइंट लिखिए, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उम्मयद शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं बताइए, तो उसका पहला पॉइंट आप लिखिएगा, इसके सैनिक बहुत वफादार होते थे। देखिए किसी भी राज्य को अगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना है तो उनके सैनिकों को वफादार होना जरूरी है। अगर वो करप्ट होंगे, तो रिश्वतखोर होंगे, इस तरीके से होंगे, तो वहां पर जो है उनकी अच्छे सैनिक बल नहीं तैयार हो पाएगा दोस्तों। चलिए, प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरतुस्त लिपिक और आधिकारिक भी शामिल थे। देखिए इन्होंने मतलब सिर्फ इस्लाम को ही बढ़ावा नहीं दिया, इस्लाम पे ही टिके नहीं रहे, इन्होंने ईसाई सलाहकार भी रखे अपने उसमें, ताकि आसपास वहां का एरिया जो है वो यूरोप से भी लगता है दोस्तों। तो ईसाई जो थे उनको बहुत हद तक हेल्प करते थे यूरोप से उसमें क्या कहते हैं उसको, टैकल करने में, उनसे लड़ने में, उनकी मतलब जो भी रणनीति होती है, रणनीति बनाने में ईसाई सलाहकार मदद करते थे। और इसके अलावा जरतुस्त लिपिक, और लिपिक जो होते हैं वो जानते हैं ना, क्लर्क, इस टाइप के क्लर्क और अधिकारी भी उनके शामिल थे दोस्तों। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। उन्होंने अपनी पहचान भी नहीं खोई दोस्तों। उन्होंने अरबी जो थी उनकी पहचान, अरब देश के वो जो हैं, उनको अपने आप उन्होंने बनाए रखा, उसको खत्म होने नहीं दिया। यह खिलाफत पर आधारित शासन नहीं था, अपितु यह राजतंत्र पर आधारित था। तो खिलाफत जो था वो खलीफाओं का राज हुआ करता था। उसका अंत तो इसने, मुआविया ने जब 661 में अपनी राज्य की स्थापना की, उस टाइम खत्म कर दिया। तो इसलिए ये राजतंत्र पर आधारित था, ना कि खिलाफत उस पे। उन्होंने वंशागत उत्तराधिकारी परंपरा की शुरुआत की। ये सारी उनकी विशेषताएं थी। फिर अब इसके अंत का क्या कारण रहा? जब इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, विशेषताएं थी, तो इसके अंत का क्या कारण रहा दोस्तों? इसके अंत का कारण रहा, दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को 750 ईस्वी में उखाड़ फेंका। तो ये दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन वहां पर छिड़ा, जिसकी वजह से उमैयद वंश का अंत हो गया दोस्तों। तो उसके बाद जो शुरुआत होता है वो अब्बासी वंश की शुरुआत होती है 750 ईस्वी में।
661 से 750 तक कौन रहा? उमैयद वंश रहा। अब 750 ईस्वी में अब्बासी वंश की शुरुआत होगी दोस्तों। 750 ईस्वी में उमैयद वंश, लिखिए पॉइंट लिखिए। आप एक बात तो आपको मैं बता चुका हूं, मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना हो कि इन सभी पॉइंट्स को आप लिखिए जरूर, क्योंकि इनको आपको मतलब बहुत ही प्योरीफाई करके लाया गया है आपके लिए। बुक से बिल्कुल मतलब आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको एक बार पढ़ लिया तो। और इसको आपको बस याद करने की जरूरत है। याद कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा सा वर्चुअलाइज करवाने की कोशिश करूं। अब बात करते हैं अब्बासी वंश की शुरुआत जो करी है हमने, वो कब रखा? 750 ईस्वी में, जब उमैयद वंश के अंत के बाद। ये देख पा रहे होंगे, आपको कुछ तस्वीरों से मैं क्लियर करवा रहा हूँ दोस्तों। ये उमैयद वंश है, देखने आज के टाइम में जो इराक का एरिया है वो सारा उमैयद वंश में आया करता था। ईरान और इधर आपका टर्की का एरिया और सऊदी अरेबिया का एरिया, ये सारा एरिया सारा का सारा आया करता था उमैयद वंश के उसमें। जब उमैयद वंश का अंत हुआ दोस्तों, तब कौन आया? आप सभी को बता चुका हूँ कौन आया। अब्बासी वंश आया। अब्बासी वंश जो था देख सकते हैं, ये पूरा था। तो यहाँ पे सीरिया है दोस्तों, सीरिया में ही उनका जो था वो कैपिटल था। और फिर उसके बाद शुरुआत हुई अब्बासी वंश की। आपने पिछले मैप में भी देखा कि ये जो एरिया था यहाँ पर किसका राज था? उमैयद वंश का। लेकिन अब किसका हो गया? अब्बासिद का। क्योंकि इन्होंने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका। और उमैयद वंश के खत्म होने का रीजन जो था आपका, मैं बता चुका हूँ, दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन था। चलिए, इन्होंने बगदाद को राजधानी बनाया। बगदाद आपने सभी ने सुना होगा। बगदाद कहाँ पे है दोस्तों? कतर में है। बगदाद को इन्होंने क्या किया? राजधानी बनाया। सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया। सेना का भी मतलब नया वो उन्होंने पुनर्गठन किया। इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। तो ये जो था अब्बासी वंश, ये इस्लाम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए इस्लाम को बढ़ाना चाहता था। अब्बासियों के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई। अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासिद जो थे, इनके प्रभाव मतलब इनकी सरकार जब आई, इन्होंने मतलब इनका राज जो हुआ, इनकी शासन काल में ईरानी का वर्चस्व बढ़ने लगा, ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ने लगा दोस्तों। अब्बासी संस्कृति क्या थी? उम्मयदों के शासन को अब्बासियों में दुष्टों का शासन बताया। देखिए, उमैयदों के शासन को अब्बासी जो थे, अब्बासी क्रांति करके उन्होंने उमैयदों को दुष्टों का शासन बताते हुए यह दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापन करेंगे। तो इन्होंने देखिए, अब्बासियों ने क्या किया? क्रांति के लिए सबसे अच्छा पैगंबर को अपना रास्ता बनाया और उनको बोला कि उन्होंने मूल इस्लाम को पुनर्स्थापन करेंगे। अब्बासियों ने दावा नामक एक आंदोलन चलाकर वही दावा किया ना कि हम इसको पैगंबर मोहम्मद जो थे उनके मूल इस्लाम का पुनर्स्थापन करते हुए इन्होंने एक दावा नामक एक आंदोलन चलाकर उमैयद वंश के शासन को उखाड़ फेंका। इसी के साथ इस क्रांति से केवल वंश का परिवर्तन ही नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आए। इसे ही अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब अब्बासी क्रांति के कारण क्या क्या थे? अरब सैनिक अधिकांशतः जो ईरान से आए थे, वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। देखिए, किसी के प्रभुत्व जब दूसरे देश से आते हैं, मतलब दूसरे एरिया से आके वो रह रहे हैं यहाँ पर, और जो ईरान से आए थे बेसिकली वो सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। तो वो कौन थे? जो ईरान से आए थे वो अब्बासी थे, और सीरिया के जो थे वो कौन थे? उमैयद थे। तो उमैयदों को उखाड़ फेंकना चाहते थे अब्बासी। उमैयदों ने अरब नागरिकों से करों में रियायतों और विशेषाधिकार देने के वायदों को पूरा नहीं किया था। इसका भी उसने फायदा उठाया। कर में जो छूट दिया जाता है उसका भी फायदा उठाया उसने। देख पा रहे होंगे, इसने मतलब इस टाइप के कॉइन्स भी उमैयद और अब्बासिद एम्पायर्स में, ये देखिए आप सब देख पा रहे होंगे, ये अरबी भाषा में लिखा गया है। अरब को इन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और अरब भाषा का इन्होंने प्रचलन बढ़ाया था दोस्तों। देख पा रहे होंगे ये। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब्बासी के क्रांति के कारण क्या क्या थे बता चुका, ये तो पहला, विशेषाधिकार देने के वायदे को पूरा नहीं किया।
अब अगला जो है, ईरानी मुसलमानों को अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा। ये जो ईरानी थे वो अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त थे। जातीय चेतना का मतलब है, देखिए इस्लाम में भी कास्ट होते हैं, कास्ट में भी उसमें मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो ईरानी थे वो जातीय चेतना से ग्रस्त थे, मतलब ये कास्ट वाले सिस्टम से ग्रस्त थे। जैसे बोलते हैं ना वो शिया सुन्नी इस टाइप के कास्ट होते हैं मुसलमानों में भी। तो अरबों के तिरस्कार का सामना करना पड़ा दोस्तों इनको, ईरानी मुसलमान जो थे अब्बासी बेसिकली, जिससे वे किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। इसलिए वो क्या थे, किसी भी अभियान में शामिल होने के लिए इच्छुक थे। और उमय्यद शासन जो था राजतंत्र शासन पर आधारित था। उमय्यद जो था वो किस पर आधारित था दोस्तों, राजतंत्र पर आधारित था। इसलिए उसका भी उन्होंने क्या किया, बहिष्कार किया और उसको खत्म करने के लिए दावा नामक आंदोलन शुरू किया। तो अब्बासियों का विशेषता की बात करते हैं। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई। अब अब्बासी जो थे वो बेसिकली ईरानी थे, तो लेकिन वो जो अब अरब में उन्होंने शासन व्यवस्था बनाई उसमें उनकी गिरावट आई, उनके प्रभाव में गिरावट आने लगी। इसके विपरीत ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, ईरानी जो थे उनकी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित किया, ये इनकी विशेषता दूसरी थी। दमिश्क से इन्होंने ट्रांसफर करके कहां पहुंचा दिया, बगदाद पहुंचा दिया। प्रशासन में इराक और खुरासान की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का गैर कबीलियाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। मतलब ये है कि मतलब दूसरे कबीले से भी जो लोग हैं उनको भी नौकरशाही और सेना में शामिल किया जाने लगा। अब्बासी शासकों के खिलाफत की धार्मिक स्थिति तथा कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्था एवं विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। मतलब ये जो थे ये इस्लाम को संरक्षण प्रदान करने लगे, जबकि उमय्यद वंश के राजा जो थे उन्होंने ऐसा नहीं किया था। वो ईसाई धर्म को भी साथ लेकर चल रहे थे, जिससे उनको आसपास के एरिया के बारे में जानकारी मिलती रहे, और वो इस वजह से देखिए इन सभी चीजों से ही उनका वर्चस्व बढ़ने लगा। लेकिन उनका वर्चस्व खत्म कर दिया गया और अब्बासी जब शासन व्यवस्था चलाने लगे तो इन्होंने इस्लामी को, कट्टर इस्लामी को बढ़ावा दिया और अब्बासियों ने भी उम्मीदों की तरह राजतंत्र को ही जारी रखा। तो इन्होंने भी कोई राजतंत्र को खत्म नहीं किया और इन्होंने भी राजतंत्र को ही बढ़ावा दिया। चलिए अब्बासी राज का अब अंत कैसे हुआ, अंत की बात करते हैं। साम्राज्य का पतन देखा गया कब, 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी मतलब 801 से 900 ईसा तक। इसका फायदा उठाते हुए कई सल्तनत जो थी उभरी। जब इनका पतन होने लगा तो कई सल्तनतों का मतलब वर्चस्व में आने लगी। मध्य युगीन काल में इस्लामी दुनिया की आर्थिक स्थिति बहुत समृद्ध थी। जब मध्य युगीन काल था इस टाइम क्या थे, इस्लामी जो थे, इस्लाम के मानने वाले इस्लामी दुनिया के लोग जो थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही समृद्ध होने लगी थी। अब चलिए बात करते हैं धर्म युद्ध की। ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ने लगी। अब देखिए आप जैसा कि देखते हैं ये दोनों जो है ये एरिया पूरा का पूरा मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख पा रहे होंगे। ये जो एरिया था ये पूरा का पूरा एरिया है, ये पहले के टाइम में वही था अपना जो ये बता रहे हैं इस्लामी वर्ल्ड था, और ये पूरा ईसाई वर्ल्ड है। तो इनमें जो था टकराव उत्पन्न होने लगा दोस्तों। टकराव उत्पन्न जब होने लगा तो धर्म युद्ध, धर्म मतलब ये इस्लामी और ये ईसाई, ईसाई और इस्लामी धर्म में युद्ध प्रारंभ होने लगा। युद्ध किस तरीके से, अब ये देख पा रहे होंगे इजराइल जो है, ये इजराइल नॉन इस्लामिक कंट्री है, लेकिन ये इस्लाम के मतलब मानने वाले, चारों तरफ इस्लाम मानने वाले लोग हैं, इनके बीच बसा हुआ ये कंट्री है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप ये टर्की ईरान, ये टर्की ईरान सीरिया, ये सीरिया देख पा रहे होंगे आप, सीरिया यहाँ पर है। तो इन सभी राज्य का जो था सीरिया बहुत इस्लामी टाइम में बहुत ही ये सेंटर माना जाता था दोस्तों, और ईरान भी साथ ही साथ में सेंटर माना जाता था। अब आगे बात करते हैं धर्म युद्ध की, हम बात कर रहे हैं। तो धर्म युद्ध जिसका कारण आर्थिक संगठनों में परिवर्तन था, तो इसका कारण जो था वो आर्थिक संगठनों में परिवर्तन होने लगा। चलिए 1095 ईस्वी में
पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़े गए उसे धर्म युद्ध कहा गया। अब देखिए इस्लामी और ईसाई वाले जो थे दोनों ही अपने अपने जो पुण्य भूमि मानते हैं उसको मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध लड़ने लगे, इसलिए उसको क्या कहा गया, धर्म युद्ध कहा गया। ये युद्ध 1095 से 1291 ईस्वी के बीच लड़े गए। आपको यहाँ पर दिखाई दूं दोस्तों, जेरूसलम जो है आज भी, ये जेरूसलम बेसिकली आपको मैं बता दूं कहाँ पे है, ये इजराइल देख पा रहे हैं, जेरूसलम जो है ये इजराइल की राजधानी है दोस्तों, जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। ये जेरूसलम इस सीरिया देख पा रहे हैं, तो ये नॉन इस्लामिक वर्ल्ड है जेरूसलम इजराइल। इसके बीच और आसपास के एरिया के बीच जो युद्ध चला उसी को धर्म युद्ध कहा गया। अब देखिए धर्म युद्ध कैसे किस प्रकार से हुआ। प्रथम धर्म युद्ध कब से हुआ, 98 से 99, फिर 45 से 49, फिर 1198 से। तो ये 3 धर्म युद्ध लड़े गए दोस्तों। इसका प्रभाव क्या था, मुस्लिम राज्यों का ईसाई प्रजननों की तरह कठोर रोक, प्रजाजनों की तरफ कठोर रोक। तो इस्लामिक वर्ल्ड में जो ईसाई धर्म के लोग रहते थे उनकी तरफ इनका बहुत ही कठोर रुख था दोस्तों। मुस्लिम सत्ता की बहाली के बावजूद व्यापार में इटली का अधिक प्रभाव था दोस्तों। वहां पर मुस्लिम सत्ता होने के बाद भी इटली का अधिक प्रभाव था। इसलिए मतलब ये जो धर्म युद्ध लड़े गए बेसिकली आज के टाइम में भी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इजराइल जो है और उसके आसपास के एरिया में आज भी युद्ध चलता है दोस्तों। उसका धर्म युद्ध का नाम नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आज भी वो धर्म युद्ध का ही विस्तार है और आगे तक चल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं सूफियों का उदय। सूफियों का उदय दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि में वृद्धि हुई दोस्तों। अरबी कविता का पुनः आविष्कार हुआ, फारसी भाषा का विकास हुआ, गजनी फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। गजनी एक जगह है दोस्तों जो फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। वहां पर फारसी साहित्य के जितने भी साहित्यकार थे अलग अलग टाइम में वहां पर इकट्ठे होते थे और वहां पर साहित्य का निर्माण करते थे। फिर फिरदौसी द्वारा शाहनामा ग्रंथ लिखा गया। फिरदौसी एक पॉइंट है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि शाहनामा ग्रंथ किसने लिखा, फिरदौसी जी ने लिखा है, या फिर ऐसा भी आ सकता है फिरदौसी द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो वो शाहनामा है। फिर आगे बात करते हैं महिला सूफी संत राबिया जो थी वो महिला सूफी संत थी। सूफीवाद का द्वार सभी के लिए खुल गया। तो सूफीवाद का जो था द्वार वो सभी के लिए खोल दिया गया दोस्तों। अब देखिए ये सब तो चला, उसके साथ साथ जो था धार्मिक इमारतें बढ़ी दोस्तों। इस्लामी दुनिया की पहचान बनने लगी थी क्या, धार्मिक इमारतें। इन इमारतों में मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरे शामिल थे। इनके जो इमारतें थी इनका अलग बनावट जो था ये इनकी दुनिया की पहचान बनाने लगी। मस्जिदों का एक वास्तुशिल्पीय रूप था, गुंबद, मीनार, खुला प्रांगण और खंभों के सहारे छत, मेहराब, मिंबर। इस प्रकार से ये हमारा जो था ये धर्म युद्ध में इस टाइप से ये धर्म युद्ध मतलब धर्म का जो प्रचलन किस तरीके से बढ़ने लगा। चलिए आगे बात करते हैं कागज का आविष्कार। कागज का आविष्कार बेसिकली जो है वो इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। कागज वैसे चीन से आया है दोस्तों। कागज का जो आविष्कार माना जाता है वो चीन से माना जाता है। कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। चीन में मतलब इसका आविष्कार माना जाता है। वहां पर एक यात्री गया था, इटली का था, और यात्री का नाम मुझे अभी याद नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं अपने चैप्टर्स में बताऊंगा आपको यात्री का नाम। वो चीन से उस प्रणाली को कागज से मतलब कागज की प्रणाली को इटली लेके आया और वहां से ही पूरे यूरोप और पश्चिमी एशिया में भी उसका प्रचलन बढ़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए जगत में ये हो गया। समूचे मानव इतिहास से संबंधित 2 प्रमुख ग्रंथ अंसब अल अशरफ, सामंतों की वंशावलियां बालाधुरी द्वारा, और तारिख अल रसूल मुल्क, पैगंबरों और राजाओं का इतिहास, ताबरी द्वारा लिखा गया। ये जो था इनका इतिहास लिखा गया दोस्तों।
अब चलिए, ये हो गया हमारा इसका कागज का आविष्कार कैसे हुआ और किस तरीके से इसका प्रचलन बढ़ा। अब बात करते हैं इस्लाम के प्रणालियों के चित्रण की मनाही के से कला के दो रूप। तो जो खुशनवीसी, खत्ताती अथवा सुंदर लिखने की कला को क्या कहा जाता था? खुशनवीसी। फिर अरबेस्क, अरबेस्क जो था ज्यामितीय और वनस्पतीय डिजाइन को बढ़ावा मिला। इमारतों को सजाने के लिए, मतलब आप भी आज भी देखते हैं हम इमारतों पे डिजाइन बनाए जाते हैं, तो ये इमारतों पे डिजाइन जो था ज्यामितीय जो था और वनस्पति डिजाइन बनाए जाते थे, उसको अरबेस्क कहा जाता था दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं मध्यकालीन। ये आप लिखते जाइए जल्दी जल्दी, मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए और उसके बाद वीडियो को फिर से सुनिए और फिर लिखिए। इस तरीके से आपको कार्य करना होगा दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। चलिए, मध्यकालीन इस्लामी जगत में शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं लिख लीजिए। ये तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल लिख लीजिए। मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया भी था दोस्तों कैसे शहर मतलब बसे हुए थे, वहां पे दमिश्क को भी दिखाया था, बगदाद भी दिखाया आपको। शहरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, इस्लामी सभ्यता का फलना फूलना भी बढ़ा। मुख्य उद्देश्य जो था अरब सैनिकों जुड़ को बसाना। कुफा, बसरा, फुस्तात, काहिरा, बगदाद और समरकंद जैसे फौजी शहर, बगदाद तो आपने सुना होगा, समरकंद, फुस्तात, बसरा, कुफा, ये जो थे ये फौजी शहर माने जाने लगे। अरब सैनिक जो थे इन शहरों में अपना बहुत ही वर्चस्व बढ़ाने लगे और अपनी पूरी अच्छे से सेना संगठित करने लगे। शहरों के विकास एवं विस्तार के लिए खाद्यान्न उत्पन्न एवं उद्योगों को बढ़ावा मिला, उद्योग भी स्थापित किए जाने लगे। दो प्रकार के भवन समूह थे, एक तो था मस्जिद, मस्जिद अल जामी बोला जाता था, फिर दूसरा था केंद्रीय मंडी, उसको सुक बोला जाने लगा। केंद्रीय मंडी की दुकानों में कतारें, व्यापारियों के आवास, फंदुक जिसे बोला जाता था, सराफ का कार्यालय, प्रशासकों और विद्वानों एवं व्यापारों के घर, ये सब प्रचलन में आया दोस्तों। इसका विस्तार हुआ, शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं थी दोस्तों। आज के टाइम के अरब की ब्यूटीफुल तस्वीर है आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। तो इसी प्रकार उस टाइम भी वहां पर जैसा देख पा रहे होंगे आप, वहां पर भी विकास होने लगा था, विकसित होने लगे थे और वहां पर अलग अलग प्रकार के देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग टाइप्स के वहां पर बहुत ही ज्यादा रूप से घरों का निर्माण किया जाने लगा, शहरों का विकास होने लगा, शहर बनाए जाने लगे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगला हम, मंडी की प्रत्येक इकाई की अपनी मस्जिद, गिरजाघर अथवा सिनेमा घर, यहूदी प्रार्थना घर बोला जाता है। यहूदी भी वहां पर रहते थे दोस्तों, तो उनको सिनेगोग जो था यहूदी प्रार्थना घर था, मस्जिद, गिरजाघर, इसका भी विकास किया जाने लगा, इसकी भी निर्माण की जाने लगी वहां पर शहरों में। शहर काफी तेजी से बढ़े थे दोस्तों। अब शहर के बाहरी इलाकों में गरीबों का मकान, सब्जी फल के बाजार, काफिलों के ठिकाने, दुकान आदि बनाए जाने लगे। शहर की चार दीवारी के बाहर कब्रिस्तान व सराय, शहरों के नक्शों में समानता का अभाव था दोस्तों। मतलब देखिए, अमीर लोगों के लिए शहर बनाया जाने लगा, गरीबों के लिए शहर से बाहर उनके लिए मकान, इस तरीके से कबीलों के ठिकाने बनाए जाने लगे। इस प्रकार से ये जो था इस्लामी वर्ल्ड का पूरा इतिहास था दोस्तों। चलिए इस वीडियो का अब इसी हमारा इसकी शहरीकरण की विशेषता पर ही खत्म करते हैं और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपके साथ होंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी आप बेनिफिट पहुंचा सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।